विश्व पुस्तक मेला दिल्ली में मैं वंदना वाजपेयी वनिका पब्लिकेशन के स्टॉल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। वनिका पब्लिकेशन साहित्य को समृद्ध करने की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निरंतर एक से बढ़कर एक किताबें ला रहा है और इस बार भी वो स्त्री, पर्यावरण और देश समाज को केंद्र में रखे लिखी गई कई पुस्तकें लेकर के आया है। ऐसी एक पुस्तक है जिसमें स्त्री, पर्यावरण और समानता की बातें करने वाली किताबें हैं, जिन किताबों में से एक लेखिका निर्देश निधि जी का आज मैं उनसे वार्ता करना चाहती हूँ और उनसे उन किताबों के बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने इन किताबों में उनका क्या आशय है। तो बहुत स्वागत है निर्देश निधि जी। नमस्कार मेरा फिर से। हाँ, तो आज ये निर्देश निधि जी की एक 3 किताबें वनिका पब्लिकेशन से प्रकाशित हैं, जिसमें कि उनका कहानी संग्रह है शेष विहार, दूसरा उनकी कविता संग्रह है नदी नीलकंठ नहीं होती और तीसरी किताब है मोती से दिन। क्योंकि कहते हैं कि परिवार में जब सबसे छोटा बच्चा आ जाता है तो सबसे ज़्यादा बातें उसी के बारे में करनी चाहिए। तो अभी ये नन्हा मुन्ना बच्चा है जो सुबह सुबह जिसका विमोचन हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले इसी किताब के बारे में बात करेंगे। जरूर। तो संस्मरण की ये किताब है। जब हम किसी लेखक से मिलते हैं तो उसकी जब हम कहानियों पे बात करते हैं तो हम पात्रों के माध्यम से लेखक से मिलते हैं। जब हम कविताओं से बात करते हैं तो उसके अवचेतन से मिलते हैं, लेकिन जब उसके संस्मरण पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट लेखक से रूबरू होते हैं, उसके जीवन से, उसकी खट्टी मिट्टी यादों से। तो हम इसी किताब पर सबसे पहले बात करना चाहेंगे मोती से दिन की। इसमें एक संस्मरण है आपका मॉरिशस की यात्रा के बारे में, जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। उसमें आपने जो हिंदी की दशा देखी और जो आपके सुझाव हैं वो बताइए। वहाँ मैंने ये देखा कि हिंदी, वहाँ भी यही हाल हो रहा है। बहुत सारे हिंदी भाषी लोग ज़रूर हैं, लेकिन वहाँ भी यही हो रहा है जैसा हमारे देश में हो रहा है कि वहाँ भी वो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, फ्रेंच पढ़ना चाहते हैं। उनकी क्रेओल, उनकी एक अलग भाषा है क्रेओल, जिसे वो मिले जुले, जिसमें भोजपुरी भी है, उसमें फ्रेंच शब्द हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, और उस भाषा को क्रेओल भाषा कहते हैं। तो वहाँ जो जिन्होंने मुझे बताया, मतलब जैसे वहाँ चर्चा हुई, बात हुई कि वहाँ भी हिंदी के प्रति अलगाव थोड़ा सा देखने को मिलता है। हालांकि बहुत सारे हिंदी भाषी लोग हैं, तो स्थिति तो मोर और लेस यहाँ की तरह है। तो जैसे आपने जो इसमें सुझाव दिए हिंदी को सुधार करने के लिए क्या क्या हो सकता है, हिंदी का विकास कैसे किया जा सकता है? हिंदी का विकास, मैं तो सबसे हर बार मैं एक ही बात कहती हूँ कि अकेला साहित्य किसी भाषा का उद्धार नहीं कर सकता। अभी क्या है कि हम सिर्फ साहित्य रच रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदी फिल्मों ने या हिंदी के कार्यक्रमों ने टीवी पर या OTT पर जितने भी कार्यक्रम हैं, ये बहुत अच्छा इन्होंने हिंदी का मार्ग प्रशस्त किया है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अगर हिंदी को रोज़गार की भाषा बना दिया जाए और उसमें बहुत सारे काम करने के अवसर हों, या सरकारी भाषा को बहुत सरल कर दिया जाए। वंदना जी, आपने देखा होगा, हमको हिंदी में फॉर्म अगर भर रहे हैं तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी क्लिष्ट हिंदी उसमें है कि उससे हम अलग हटके फिर अंग्रेजी का उठा लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ा सरलीकरण उधर भी हो और हिंदी को एक रोजगार की भाषा बनाया जाए, तो इसका उद्धार हो सकता है। और एक जो आपका संस्मरण है स्मार्ट फ्लायर, वो सबसे पहला ही संस्मरण है जी। और उसमें आप बात करती हैं कि एक चिड़िया जो है और एक चिरौटा है, वो घर में रहता है। चिरौटा को देख करके आपको लगता है शुरू में कि ये तो बिल्कुल मतलब डांट खाता रहता है, बुद्धू सा, बेचारा सा, और उस चिरौटे, लेकिन चिड़िया डांटती रहती है। लेकिन जब आप देखती हैं कि नहीं, वो होशियार है, तो कहीं ना कहीं आप इसको स्त्री विमर्श से मैं जोड़ करके पढ़ रही थी। तो आप ही इसको बताइए कि क्या आपने केवल चिड़िया चिरौटा को ही दृष्टि में लिखा? क्योंकि जब लेखक लिखता है तो वो जो लिखता है वो तो पढ़ा ही जाता है, जो नहीं लिखता है वो भी पढ़ा जाता है। तो आपने क्या इसको स्त्री विमर्श से जोड़ करके लिखा है? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, क्योंकि वैसे तो चिड़िया ही है ये, और इसमें है तो स्त्री विमर्श भी, लेकिन है चिड़िया के लिए ये। और अंत में ये कहा है मैंने कि रोल उसी का चलता है जो बुद्धिमान होता है अधिक, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, क्योंकि इसमें बैलेंस है काफ़ी। चिड़िया के प्रति भी बड़ी सहानुभूति है मेरी, और वरुण की भी, और लेकिन जो होशियार है रूल तो उसी का चलता है, इसमें ये है। तो चाहे वो स्त्री हो या फिर चिड़िया। एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगी, आपकी जो भाषा है, जो मैंने कहानियों में भी नोटिस करी कि ह्यूमर, एक मतलब गंभीर कहानी में ह्यूमर डाल देना बहुत मुश्किल काम होता है और आप उसको डालती रहती है। और इसमें तो आपने इतना ह्यूमर डाला है, कई जगह तो मतलब लगा कि
कि थोड़ी देर हंस लें फिर उसके बाद आगे पढ़ें। जब पाठक इसे पढ़ेंगे, मैं रिकमेंड भी इस किताब को इसलिए करना चाहती हूँ कि जब वो पढ़ेंगे तो उन्हें केवल संस्मरण नहीं मिलेंगे, उनको बहुत मज़ेदार तरीके से लिखे हुए संस्मरण मिलेंगे, जैसे हमारे घरों में सुनाए जाते हैं। जैसे हम लोग किसी को कह देते हैं कि ये तो आते हैं तो बड़े किस्से सुनाते हैं, वो किस्सा वाली शैली आपकी बहुत अच्छी लगी मुझे। लेकिन इसके साथ साथ एक संस्मरण है जो काफ़ी मुझे भावुक कर गया, वो है दुष्यंत जी के घर जाना, और उनका एक शेर के साथ मैं इस संस्मरण के बारे में आपसे बात करना चाहूँगी। वो शेर है, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत जी जिस तरह से गज़लों में हिंदी को लेकर के आए और उनकी गज़लें आज भी गाई जाती हैं, गुनगुनाई जाती हैं, लेकिन उनके घर का क्या हाल है। हम अपने साहित्यकारों के प्रति, अपने जो हमको इतना समृद्ध करते हैं, गाने गुनगुनाने के लिए इतना कुछ दे के जाते हैं, हम उनके प्रति क्या अपनी संवेदनाएं रखते हैं। तो इस संस्मरण के बारे में आप बताइए, अपने अनुभव बताइए। मैं वंदना जी, ये मैं बिजनौर की हूँ, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर के पास ही राजपुर नवादा गांव है इनका, दुष्यंत जी का। तो बहुत दिनों से कार्यक्रम था, मैं नजीबाबाद रिकॉर्डिंग करने जाती थी, वहाँ से मुश्किल से 30-32 किलोमीटर होगा ये, लेकिन मैं हर बार जा ही नहीं पाती थी। बहुत कड़क गर्मियाँ थी, मेरी एक रिकॉर्डिंग थी, तो मेरे भैया साथ थे और 1-2 जने और भी साथ थे। तो हम लोग सोच के गए थे कि इस बार तो ज़रूर दुष्यंत जी के घर जाएंगे, क्योंकि वो एक पवित्र भूमि है एक तरह से कहिए। किसी लेखक की, किसी गज़लकार की गज़लें ही नहीं लिखी हैं उन्होंने, उपन्यास भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक गज़ल संग्रह ने उन्हें बहुत मतलब बेताज बादशाह बनाया, जैसे साए में धूप में। तो उनका घर जो मैंने देखा, तो ये जितना भी मैंने इसमें लिखा है वो सारी पीड़ा मेरे अंदर ऐसे सिमटी कि मतलब इतना उजड़ा हुआ घर, मतलब खत हैं जो 60-60, 70-70 साल पुराने, उनके पिता के नाम है, वो खत ऐसे ही टंगे हुए हैं, किसी ने उनको देखा ही नहीं। और मुझे आश्चर्य है कि 60 साल के बाद बारिश भी आई होगी, पानी भी बरसा होगा या आंधी तूफान भी आए होंगे, लेकिन खत एज इट इज टंगे। मैं 1-2 वहाँ से लाई तो उनका सामान सारा, और बहुत पुरानी अलमारियाँ, बहुत पुराने संदूक उनके एज इट इज रखे हैं, जिनमें अभी तक कोई दीमक कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे जाले, मकड़ियाँ, ये देखकर मुझे बहुत दर्द हुआ। और तमाम पेड़ पौधे उगे हुए हैं आंगन में, वैसे पक्का आंगन है लेकिन वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे मिट्टी हो जाती है, तो बहुत सारे उसमें। और एक कुर्सी है, उस कुर्सी के ऊपर वो टेढ़ी पड़ी है कुर्सी, और उसके ऊपर मिट्टी जम गई है और मिट्टी पे घास उगाई है। तो मुझे उसको देख के इतना दर्द लगा कि, तो मेरी वो कोई साथ में गई थी तो उन्होंने उसको सीधा कर दिया। मैं कहा नहीं, इसे ऐसी लेटी रहने दो, घास तो कम से कम जिंदा रहेगी इसमें। तो ऐसा बहुत दुख हुआ उसको देखकर। हालांकि उसके बाद मैंने एक ये जो है, मैंने ये एक आर्टिकल की तरह भी लिखा था एक, जब वो प्रकाशित हुआ तो बहुत बात चली, चर्चा चली इस पर। उनके दुष्यंत जी के बेटे का मतलब बात भी हुई उनसे, बहुत लंबा सा उनका मैसेज भी आया मुझे। तो अभी ऐसा सुना गया है कि वहाँ पर कुछ पैसा सरकार ने दिया है एक संग्रहालय बनाने के लिए, तो मैं समझूंगी कि मेरी मेहनत इस तरह से काम आई। तो ये जो संस्मरण है कहीं ना कहीं ये हम लोगों को सचेत भी करता है कि हम अपने साहित्यकारों को इस तरह से भूल ना जाएं। और जैसे विदेशों में होता है कि साहित्यकारों के घर धरोहर में बदले जाते हैं, तो ऐसे महान साहित्यकारों के घर धरोहर में बदले जाएं। ये एक आवाज़ होती है जिसकी गूंज आगे सुनाई देगी जी। इसके अलावा जो आपका जो आखिरी जो वो है संस्मरण, जिसमें आप एक चिड़िया की बात करती हैं, जो चिड़िया आती है आपको जगा देती है जी, और फिर इसके बाद वो जब आपकी जगने की आदत पड़ जाती है तो वो चिड़िया आना छोड़ देती है। तो ये बताइए कि इस तरह का जो आजकल भी इस तरह की साइंस में भी इस तरह के प्रयोग हो रहे हैं कि क्या ऐसा होता है कि या ये अवचेतन का संबंध है या ऐसा होता है? आप अपने अनुभव बताइए और आज उस अनुभव को आप किस दृष्टि से देखती हैं? वंदना जी, मैं समझती हूँ कि हमारा दिमाग की क्षमता तो बहुत है, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारी कितनी क्षमता है। तो ये जो घटनाएं होती हैं जो हमें नहीं पता, वो चिड़िया आखिर क्यों आई? मतलब मैं अपनी माँ को याद कर रही हूँ, अपने पिता को याद कर रही हूँ कि अगर वो होते तो मुझे जगा देते। मेरी घड़ी ठीक नहीं हुई है, अलार्म नहीं बजता, उस समय मोबाइल नहीं होते थे, अलार्म का और कोई साधन नहीं था, एक जो अलार्म क्लॉक होती थी उसके सिवा। तो घड़ी बंद है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ, एग्जाम का समय है, तो मैं रो रही हूँ, रोज रो रही हूँ कि मेरा तो कुछ काम नहीं होता है। और वो इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि पहले यूज एंड थ्रो का जमाना नहीं था, घड़ी ठीक करानी है, वही ठीक करानी है,
ऐसा तो नहीं कि दूसरी घड़ी आ जाएगी, उस समय ये नहीं होता था, क्योंकि सब कुछ बहुत सोच समझ के खर्चा किया जाता था। और ऐसा बहुत ज़्यादा इफ़रात वाला घर हमारा नहीं था उस समय। तो यही हुआ कि मैं बहुत उदास होकर सोई थी, और वो चिड़िया 4 बजे उठती थी मैं जैसे अलार्म से, तो वो चिड़िया आकर बिल्कुल मेरी ऐसी खिड़की थी और ऐसी खिड़की के पास एक टहनी आती थी, तो उस टहनी पे वो चिड़िया बैठती थी। और वो आवाज़ मैंने वंदना जी उन 15 दिनों के बाद मैंने फिर कभी नहीं सुनी। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि जो हमको पता नहीं है वो भी एग्जिस्ट करता है। तो और शायद हमारा विज्ञान कभी उसे खोज निकाले, मैं ऐसा मानती हूँ। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, क्योंकि जिसकी आज हम कल्पना करते हैं कल विज्ञान उसे ढूंढ के निकालता है। और आपकी काफी वैज्ञानिक सोच रही है। इसमें आपने चिड़ियों के कई संस्मरण लिखे हैं, और चिड़ियों को बचाना, गौरैया जो हमारे घर से रूठ के जा रही है, ये आप कहीं ना कहीं आप संस्मरण नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक लेखक आपके अंदर है जो प्रकृति को बचाना चाहता है। तो चिड़ियों से आपका कुछ खास रिश्ता है कि हाँ, चिड़िया मुझे इतनी प्यारी लगती है जैसे अपने बच्चे। मुझे चिड़िया भी और मुझे सारे पशु पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्यार है। शायद मैं उनके लिए इतना कर नहीं पाती जितना मन में होता है, लेकिन मैं लिख तो सकती हूँ, मैं उन्हें याद तो कर सकती हूँ, या मैं कहीं उन्हें पानी पिला सकती हूँ, या मैं उन्हें दाना दे सकती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। लेकिन क्या है कि जिस तरह से पेड़ काटे जा रहे हैं या जिस तरह से जंगल खाली हो रहे हैं, तो चिड़ियों की बहुत सारी चीज़ें, या हम लाइट प्रकाश प्रदूषण जिस कदर हम फैला रहे हैं, या हम शोर जितना कर रहे हैं, तो चिड़िया उससे बहुत ज़्यादा नुकसान में है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है चिड़िया। क्योंकि रोशनी ने तो उनकी बॉडी क्लॉक है वो ही चेंज कर दी है। उनके सारे मतलब जो रात में प्रजनन करते हैं जो पक्षी या चिड़िया तो उनका तो बहुत नुकसान हो रहा है, उनकी तो पूरी संतति खत्म ही हो रही है। तो इसलिए हम बड़ा अत्याचार पक्षियों पर कर रहे हैं, तो तरस आता है। तो ये केवल इसमें खाली संस्मरण पे हम बात करते रहेंगे तो करते ही रहेंगे, लेकिन ये केवल संस्मरण की किताब इसे आप ना समझिए, बल्कि इसमें बहुत कुछ ऐसा मिलेगा जो आप सोचेंगे कि हमें अपने जड़, जीवन, मिट्टी, जंगल को समेटना है और उनको सहेजना भी है। इसके साथ अब हम बात करते हैं इनकी दूसरी विधा पर, जो कहानी संग्रह इनका शेष विहार। निधि जी की कहानियों में मैं देखती हूँ कि वो हमेशा ऐसी कहानियाँ लिखती हैं जो हमको हमारे जीवन से जोड़ती हैं और एकदम किस्सा गोई की शैली में लिखती चली जाती है। लेकिन एक कहानी वो लेकर के आती है शेष विहार, जहाँ वो भविष्य में चली जाती हैं और ये दिखाती है कि जो हम आज प्रकृति के साथ कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो इस कहानी के बारे में आप थोड़ा बताइए, और आपके दिमाग में कैसे आया, मन में कैसे ये ख्याल आया कि आप इस विषय को उठाएं जो बहुत आगे लेकर के जा रहा है। जी वंदना जी, इसका विचार तो दरअसल एक मेरे अंदर इनडायरेक्टली आया। विचार ऐसे आया कि मेरा बेटा वरुण है, तो पढ़ रहा था उस समय, तो बोलता था ये क्या कहानियाँ, इस तरह की सारी सोशल कहानियाँ लिखती रहती है, कुछ ऐसा भी तो लिखो, कितना खतरा है हमारे आने वाले जीवन को, कि आपने उसको नहीं देखा कभी, आपका विजन इतना अच्छा है तो आप उस पर क्यों नहीं लिखती हैं। तो फिर मुझे लगा हाँ शायद ठीक कह रहा है। तो ये कहानी तो मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए इनफैक्ट लिखी थी। वो IIT से पास आउट है, तो वो अपने आप को मतलब साइंस की बातें बहुत करता रहता है, तो ये कहानी शायद मैंने उसको इम्प्रेस करने के लिए लिखी थी। और ये उसको भी इतनी अच्छी लगी कि कहाँ से आपने इसको लिख दिया, क्योंकि अगर हम कल्पना करें तो आने वाला कल यही है। हम अगर जल को नहीं बचाएंगे या अपने जंगल को नहीं बचाएंगे या हम अपने पेड़ पौधे पशु पक्षियों को नहीं देखेंगे तो हमारा कल यही होने वाला है। और हम बात में झगड़ते रहते हैं, हम ये नहीं जानते वंदना जी कि प्रकृति हमारी कितनी बड़ी दुश्मन हो सकती है एक पल में। देश आपस में जितने बड़े दुश्मन हो सकते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो तो देशों को भी रियून कर सकती है सारा का सारा एक पल में। बिल्कुल, अभी हमने कोरोना काल में देखा ही कि जब प्रकृति रूठती है, जब समस्या आती है, तो जो है किस तरह से हम लोग अपने ही जीवन में, अपने ही शहर में, अपने ही घर में कैद होकर के रह गए थे। और ये देख रहे थे कि जब मदर नेचर नाराज होगी तो ये नहीं देखेगी कि इंसान कितना बुद्धिमान हो गया, उसने विकास कितना कर लिया, वो पूरी की पूरी प्रजाति को खत्म करके आगे बढ़ जाएगी। तो केवल ये नहीं कि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, प्रकृति जिस दिन नाराज होगी वो हमें, हमारी पूरी स्पीशीज को ही खत्म कर देगी। इसलिए पर्यावरण केंद्रित बहुत ज़्यादा साहित्य आना चाहिए, और आप इसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और वनिका पब्लिकेशन की भी मैं तारीफ करूंगी कि वो ऐसी किताबों को छाप करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में सचेत कर रही हैं।
इसके साथ ही इसमें मैं नीरज जी का कहना चाहूंगी, ये मेरी पहली किताब थी और नीरज जी ने इसको इतने अच्छे से प्रकाशित किया कि मैं मतलब क्या कहूँ, मैं उनकी क्या तारीफ करूँ। इसमें बहुत अच्छा प्रकाशित किया और इसको बड़ा अच्छा प्रमोट किया और ये मेरी सबसे प्रिय किताबों में से एक किताब है। वैसे भी पहली किताब हर लेखक को पहले प्यार की तरह अजीज होती है। जी जी। और पहला प्यार हुआ हो चाहे ना हुआ, लेकिन पहली किताब वाला प्यार तो हर लेखक को होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी कहानी जिसपे मैं बात करना चाहूंगी, पिताजी सूर्या जी के लिए भी इतना नहीं रोए थे। जी जी। तो ये कहानी एक घोड़े के साथ जो इंसान का रिश्ता है, जो प्रेम है, जबकि ज्यादातर लोग घोड़ी नहीं पालते हैं, ज्यादातर लोग गाय पालते हैं या कुत्ते पालते हैं। ये घोड़ी आपके मन में कहाँ से आया? ये वंदना जी उस समय की बात है। मेरे पिता एक परंपरा थी घर में घोड़ा रखने की। तो मेरे पिता पुलिस में होते थे, तो उस समय पुलिस वालों के बाद सबके पास मोटरसाइकिल या इस तरह नहीं होती थी, तो मेरे पिता ने घोड़ी रखी हुई थी। तो वो इस तरह से हमारे घर में बचपन से पली। वो मेरी माँ ने उसे बेसन के लड्डू खिला खिला के, जैसा कि आपने पढ़ा ही होगा, उसको बिल्कुल हम में से ही एक बना के पाला उसको। तो उसके अंदर इतना प्यार हम लोगों के लिए आ गया था और मेरे पिता का विशेषकर उसके लिए प्यार, क्योंकि वो ही लाए थे उसको और वो ही उसकी देखभाल करते थे अधिकतर। साइज के ऊपर नहीं छोड़ते थे उसे पूरी तरह, बड़ी हो गई तब भी नहीं। तो इतनी मेहनत उसके साथ वो करते थे। इतना सघन प्रेम उससे हुआ कि उसके जाने के बाद अवसाद में आ गए। इतना कुछ हुआ। तो मैं सोचती हूँ कि प्रेम किसी से भी हो, इसी तरह होता है। अगर सच्चा प्रेम किसी से है तो वो आपको इतना विचलित कर सकता है उसके बिछोटेपन। तो हमने देखा वो घर में कि मेरे पिता उसकी कहानियाँ सुनाते थे घोड़ी की, सुरैया उसका नाम था। तो बहुत विचलित कर सकता है अपने जिससे हम प्यार करते हैं उसका बिछुड़ना। ये उनसे जाना पहली बार, तब मैं छोटी थी, मुझे इतना वैल्यू नहीं थी इन बातों की, लेकिन बाद में समझ में आया कि कितना प्यार करते रहे होंगे पिता उससे। और इसमें आपने एक मुद्दा और भी उठाया है जो मूल कहानी की अवान्तर कथा में मुझे दिखाई देती है, जिसकी गूंज कि किस तरीके से एक स्त्री जब ससुराल में चली जाती है तो अपनी घोड़ी से मिलने से भी उसको प्रतिबंध है, या उसको रोना आ रहा है उसको दुबला देख करके, तो भी वो सूर्य जी की भी आपने जो दशा दिखाई है वो पूरा स्त्री विमर्श चल रहा है। जी बिल्कुल, ये तो है ही। मतलब आज भी मैं ये तो खैर बहुत पुरानी बात है, मेरे जन्म से पहले की बात है ये, लेकिन आज भी मैं ये देखती हूँ कि स्त्रियों के साथ आज भी काफ़ी कुछ जगहों पर ऐसा होता है। हालांकि बदला है, समय बदला है, लेकिन पूरी तरह समाज अभी बदला नहीं है। तो बहुत परिवर्तन की मांग है। अच्छा, अब आते हैं आपकी तीसरी किताब पे, यानी कि कविता संग्रह नदी नीलकंठ नहीं होती। आज तक चैनल के टॉप 10 किताबों में ये किताब आई, और ये किताब इसलिए भी मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि स्त्री और पर्यावरण दोनों को जोड़ती है ये किताब, इसकी कविताएं। जैसे कि नदी नीलकंठ नहीं होती कविता ही इतनी मारक है, और ये कहती है कि जो हम शिव जो हैं उन्होंने तो विष पी लिया था और नीलकंठ होकर के जी लिए, लेकिन नदी में अगर आप इसी तरह विष डालते रहेंगे तो पूरी सभ्यता का विनाश हो जाएगा। मैं चाहूंगी कविताओं पे बात करने की जगह आप कविता एक सुनाइए इसमें। आप बताएं मैं कौन सी सुना? जो आपको पसंद हो, आप कोई भी कविता ले लीजिए, ठीक, और वो कविता सुनाइए आप। मैं स्त्री विमर्श के परे सुनाऊं? हाँ हाँ, ये थोड़ी अलग तरह की है। ये मेरी कविता है जिस पर मैंने काफी कुछ गुस्सा भी सहा, कुछ सहेलियों का, अपनी स्त्रीवादी बहनों का। स्त्री विमर्श से परे। स्त्री विमर्श की कंधों पर चढ़ जायज है संपूर्ण पुरुष कुल की निंदा। स्त्री विमर्श के कंधों पर चढ़ जायज है संपूर्ण पुरुष कुल की निंदा। क्योंकि स्त्री के दारुण दुखों का सोता फूटा तो पुरुष के ही हाथों। परंतु क्या पुरुष के बिना बनती थी बालिकाएं लक्ष्मी बाइयां, इंदिरा गांधियां या इंदिरा नूरियां? पुरुष के विरोध में लिखूं, जिस पिता के कंधों पर चढ़ मेले देखे, उसकी अनिच्छा को इच्छा कर सारी हटें मनवाई। ससुराल विदाई के समय जिसके भीतर के पुरुष पाषाण को पिघलाकर आंखों से अविरल टपकवाया, उस पिता को अन्यायी स्त्री विमर्श के कटघरे में खड़ा करूं, क्या न्याय होगा? जिन भाइयों ने समाज की हिंसक हवाओं में कर्ण के जैसा सुरक्षा कवच दिया, उन्हीं में भर दो सारे जहान की बुराइयां। जो पति दुष्कर दिनों और सम्मान बटोरने के क्षणों में समरूप मेरे साथ रहा, कर दूं लहू लुहान उसका लंबा साहचर्य, क्या न्याय होगा?
जिस पुरुष पुत्र ने माँ जैसा स्वैगिक संबोधन देकर पांग दिया मुझे गौरव भरे मातृत्व की चाशनी में, स्नेह से रिक्त कर खुद को उसी पुरुष पुत्र की कोमल भावनाओं को बींध दूं, स्त्री विमर्श के विश्व बुझे तारों से क्या न्याय होगा? एक अनजान पुरुष जो नहीं था मेरा भाई, पिता या पुत्र भी, जिसने लेट होती ट्रेन के अंधेरे सफर में दिलाया था सुरक्षित होने का एहसास, भूलकर उसकी भलाई उस ठेल दूं उसे स्त्री विमर्श की भारी भीत के पीछे क्या न्याय होगा? जो देते हैं स्त्री को रुलाइयां वो पुरुष नहीं परुष होते हैं, वो परुष भी नहीं शायद, वो हिंसक पशु होते हैं। उन हिंसकों पर क्या लिखूं? उन हिंसकों पर क्या लिखूं और क्यों लिखूं? वो लिखने का नहीं, बाड़े में बंद कर भूल जाने का विषय होते हैं। पुरुष तो पिता है, पति है, पुत्र है, ठीक वैसे ही जैसे स्त्री माँ है, पत्नी है, पुत्री है। जी वंदना जी, ये मेरी कविता थी। बहुत ही अच्छी कविता, और आपने इसमें सिद्ध कर दिया कि जो है ऐसे पुरुष जो परस होते हैं, जो पत्थर हो जाते हैं, उन पे बात करने की जगह हम उन पुरुषों को क्यों नहीं देखते। और आज के समय में जब अब कहा जा रहा है कि हम पुरुष विमर्श की बातें कर रहे हैं या पुरुष भी पीड़ित होते हैं इसकी बातें कर रहे हैं, उससे बहुत पहले ही आप ये सिद्ध कर दिया था कि हर पुरुष को भी एक तराजू में तौलना और हर स्त्री को भी एक तराजू में तौलना ठीक नहीं। लेकिन आपकी ज्यादातर कविताओं में मैं देखती हूँ आप स्त्री और पर्यावरण दोनों को साथ में लेकर के चलती हैं। जी, तो ये आपके अंदर की कोई पीड़ा है या आप इस प्रकृति को स्त्री के रूप में देखती हैं, या आपको लगता है कि दोनों का शोषण एक ही तरीके से हो रहा है? शोषण तो दोनों का हो रहा है, खैर ये तो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दोनों एक अलग अलग आइडेंटिटी है दोनों की। स्त्री एक अलग, स्त्री एक जीवित दोनों ही चीजें हैं, प्रकृति भी जीवित है और स्त्री भी जीवित है। शोषण दोनों का हो रहा है। दोनों, अगर हम समानता करना चाहें तो बहुत सारी समानताएं हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रकृति को प्रकृति के रूप में और स्त्री को स्त्री के रूप में ही देखती हूँ, क्योंकि दोनों की व्यक्तित्व तो अलग तरह से बनते हैं। विरोध, वो बेचारी प्रकृति तो विरोध भी नहीं कर पाती, विरोध जब करती है तो प्रचंड होकर करती है। यूं तो स्त्री भी ऐसा ही है, जब विरोध करती है तो बहुत प्रचंड तरीके से करती है। तो पर्यावरण बहुत दिल के आसपास रहता है, क्योंकि हम उसके बिना है ही नहीं कुछ। बिल्कुल। तो ये है वंदना जी, इसलिए मेरी पर्यावरण पर अधिकांश कविताएं होती हैं। तो ये थी निर्देश निधि जी। मेरे ख्याल से टाइम अब समाप्त हो रहा है, और हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं उनको इन किताबों के लिए, और पर्यावरण के प्रति, स्त्री के प्रति, समाज में समानता के प्रति जो उनकी चिंताएं हैं, वैश्विक चिंताएं हैं, वो सब तक पहुँचे और सब इन पर सोच करके अमल करने की कोशिश करें। एक लेखक यही चाहता है। वनिका पब्लिकेशन का भी बहुत धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने ऐसी किताबों को ला करके साहित्य को ही नहीं समाज को समृद्ध करने का अपना दायित्व निभाया। धन्यवाद।